हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैन किंग लैन वांगजी को उसी के रूम में खाना दे के जा चुकी थी और लैन वांगजी भी अब अपने सोने के लिए तैयार था। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जब अपनी केव से बाहर निकलता है तो उसको सबसे पहला दर्शन किसी और का नहीं मतलब लैन वांगजी का ही होता है। लैन वांगजी जो कि विंग के केव के आगे ही था, ऑलमोस्ट अंदर की मतलब जाने के लिए परमिशन लेने के लिए फिर नॉक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही केव का जो एंट्रेंस था ना वो ओपन हो चुका था और विंग खुद ब खुद उसके सामने था। यहाँ पे विंग को देख के लैन वांगजी एक छोटी सी और स्वीट से स्माइल के साथ उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। तो विंग मुंह को मटकाते हुए यहाँ से चला गया था, क्योंकि उसने लैन वांगजी के नहीं गुड मॉर्निंग को एक्सेप्ट किया था और ना ही उसका रिप्लाई देने का उसका कोई मूड था। तो यहाँ पे लैन वांगजी उसके बगल में ही चलते हुए उसको बोलता है कि एटलीस्ट मुझे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो दे सकते हो ना। तो यहाँ पे विंग आंसर करता है कि पहली बात मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, और दूसरी बात ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना है या नहीं, और आइंदा से कोशिश करना कि तुम मेरे सामने ना ही आओ, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे लैन वांगजी विंग को सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, नामुमकिन। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है कि हम दोनों एक ही जगह पे रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने ना हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाले हो। यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यकीन सच में कभी काम भी कर पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तब तक रहने वाला हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं आ जाते या फिर मुझे यहाँ पे रहने के लिए पूरी तरीके से अलाउ नहीं कर देते। तो यहाँ पे विंग उसको मतलब एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है कि नामुमकिन, ना ही मैं तुम्हें यहाँ पे लाइफ टाइम रहने के लिए अलाउ करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला हूँ। इससे अच्छा होगा कि अपनी कोशिश को यहीं पे रोक दो। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है कि मैं अपनी कोशिश ही यहीं पे रोक दूँ तो मुझे किस बात की होप करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगा तो कोई ना कोई होप्स तो मुझे मिल ही जाएंगी ना। यहाँ पे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वैन किंग आके यहाँ पे उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए बोलती है माफ़ कीजिएगा, मुझे पता है कि अभी आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बातों को सुनते ही विंग उसकी तरफ घूरते हुए देखता है। तो यहाँ पे वैन किंग अपनी बात को कंटिन्यू करती है और विंग को इग्नोर करते हुए बोलती है मुझे पता है कि तुम दोनों को बात करने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम के टाइम पे बात करेंगे। मुझे जहाँ तक याद है मैंने कल आपको बताया था क्लैन लीडर लैन कि आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें सिखाना है। तो ऑलमोस्ट सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक आप में से किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए और कुछ ही टाइम में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार क्लासेस कंप्लीट होगी तो उसके बाद सभी बच्चे खेतों में काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के ही काम करते हैं, तो उन लोगों को भी खेतों में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने सर को हाँ में मिलाता है, हिलाता है कि तभी वैन किंग को बोलती है कि अभी हम सभी लोग ब्रेकफास्ट एक साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे विंग चिढ़ते हुए बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों करेगा। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है कि वो भी हम में से एक है, जब तक यहाँ पे हैं वो भी ब्यूरल माउंट के ही एक मेंबर है, तो उन्हें ऑफकोर्स हमारे साथ ही खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने सर को हिलाते हुए बोलता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे विंग बोलता है भले तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है। तो यहाँ पे वैन किंग डायरेक्टली विंग की तरफ देखते हुए बोलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मत खाओ। यहाँ पे विंग डम्फाउंडली वैन किंग को देख रहा था कि ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे ही जगह पे मैं ही खाना ना खाऊं, इस बात से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लैन वांगजी वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलती है अगर उससे प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं अपने ही कमरे में खा लूँगा। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है नहीं, यहाँ पे विंग के ही बनाए हुए रूल्स हैं कि हम में से कोई भी अपने रूम्स में खाना नहीं खाएगा जब तक कि कोई स्पेशल रीज़न ना हो, कोई उसे ज़रूरी काम ना हो या फिर वो बीमार ना पड़ा हो। और मुझे नहीं लगता इस वक्त ना ही आप बीमार हैं ना ही आपको कोई ज़रूरी काम है, तो आपको भी हमारे साथ बैठ के ही खाना खाना होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी वैन किंग से बोलता है कि बात सिर्फ विंग की ही नहीं है, मुझे लगता है बाकी सभी लोग भी अनकंफर्ट फील करेंगे। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है कि चिंता मत करो, सभी लोगों को हैंडल करने के लिए हम सभी लोग हैं, और मुझे पता है वो बस पहले दिन आपको देख के थोड़ा सा चौंक गए थे, लेकिन वो अनकंफर्ट फील नहीं कर रहे थे।
मुझे लगता है कि वो लोग जल्दी ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप भी हम में से एक ही हैं। यहाँ पे लैन जी फाइनली हाँ में अपने सर को हिलाता है कि विंग वहाँ से जाने वाला था, तो वैन किंग उसको बोलती है कि अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ाते हो तो याद रखना तुम्हें कल सुबह तक कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही कोई तुम्हें पूछने वाला है कि तुमने कुछ खाया है या नहीं। इवन मैं जुवान को भी मना कर दूंगी। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगी थी। विंग को पता था कि वो भूख सहन नहीं कर सकता है, इसलिए अपने पाँव को पटकते हुए वो उस एरिया की तरफ जाने लगता है जहाँ पे उन सभी को बैठ के खाना खाना था। सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे और कुछ लोग उन्हें खाना परोसना स्टार्ट भी कर चुके थे, लेकिन वो लोग अचानक से लैनवांग जी को वहाँ पे देख के थोड़ा शॉक्ड हो चुके थे। तो वैन किंग उन सभी को बोलती है कि आज के बाद लैनवांग जी भी हम सभी के साथ बैठ के खाना खाएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकता है। वैन किंग ने बोला है तो ऑफकोर्स ही बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसी के साथ सभी लोग एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट करने लगे थे और इसी तरीके से दिन बिल्कुल वैसे ही गुजर रहे थे जैसे कि आज हमें दिखाया गया था। लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे। इस 2 हफ्तों में लैनवांग जी का इम्प्रेशन इतना अच्छा था कि सारे ब्यूरलमैन माउंट के जितने भी लोग थे ना, वो लैनवांग जी से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके थे, स्पेशली युवान और युवान के फ्रेंड। क्योंकि लैनवांग जी जब भी उन्हें तलवारबाजी सिखाता था या फिर लेक्चर्स लेता था तो वो इतनी अच्छे तरीके से लेता था कि उन लोगों को पहली बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती थी, या फिर नहीं भी आए तो भी लैनवांग जी उन्हें उतनी बार एक्सप्लेन करता था जितनी बार वो लोग पूछते थे। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लैनवांग जी के करीब होने लगे थे। दूसरी तरफ बात रही विंग की, तो विंग भी लैनवांग जी के ऐसे बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उससे लगा था कि शायद यहाँ आके बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे वो लैंड सेक्ट में रहता था, एकदम स्ट्रिक्ट कोल्ड फेस के साथ, रूल रेगुलेशंस के साथ। लेकिन यहाँ तो लैनवांग जी का एक अलग ही अवतार था, मतलब लोगों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, खेत में काम करना, अपने लिए कमाना, अपने लिए, मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी भी काम को करने के लिए मना कर दिया करता था। इवन अब तो लैनवांग जी खुद किचन में जाके खाना भी बनाता था और स्पेशली विंग के लिए बनाता था। और जब भी वो चीज़ें तैयार हो जाती थी ना, वो डिश तैयार हो जाती थी, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के वो सबसे पहले विंग के पास पहुंचता था कि वो उससे चखा सके कि ये कैसा बना है। और विंग एज ऑलवेज उसमें कुछ ना कुछ खामी निकाल के इस बात को जता ही देता था कि लैनवांग जी अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि वो भी अपने अंदर से जानता था कि इतना टेस्टी खाना उसने शायद ही इतने सालों में 16 सालों में खाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो अट्रैक्शन था, लव था और अपनापन था ना, उस प्यार उस खाने में था। जितने प्यार से लैनवांग जी ने बनाया था उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेस्ट तो आया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि विंग को इतने सालों में वो प्यार, वो केयर, वो अपनापन नहीं मिला था, लेकिन जो अब मिल रहा था वो एक अलग चीज़ थी। इसकी वजह से विंग खाना खा तो लेता था, लेकिन कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के ना लैनवांग जी को सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन धीरे धीरे विंग को भी ना इस सब की आदत होने लगी थी। लाइक वो अगर ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ देखता था ना, मतलब कुछ नई सी, तो वो समझ जाता था कि ज़रूर लैनवांग जी ने बनाया होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा वही खाता था, लेकिन लास्ट में एक टॉन्ट ज़रूर मार देता था, क्या ज़रूरत थी बनाने की, खाली हमारा इतना राशन बर्बाद कर दिया। हालांकि अब लैनवांग जी भी ये चीज़ें समझने लगा था कि भले ही विंग कुछ भी बोले, लेकिन विंग उसका बनाया हुआ खाना कभी भी फेंकता नहीं था, कभी उसे खाने से रिफ्यूज़ नहीं करता था। इवन अब तो लैनवांग जी को उसके केव में जाना भी अलाउ हो चुका था, मतलब वो कभी भी उसके केव में चले जाता था, कभी भी उससे बात कर लेता था। हालांकि रिप्लाई में कभी भी कोई शब्द उसे नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ, विंग ने उसे बोलने के लिए मना भी नहीं किया था। यहाँ पे जब स्टार्टिंग में वो साथ में खाना खाने से मना करता था, अब विंग और लैनवांग जी दोनों ही आसपास बैठ के, मतलब सीट उनकी एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई थी, तो भी विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि इस बात पे भी उसने पहले आर्ग्यूमेंट किया था, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो विंग के दिमाग में स्टार्टिंग से चल रही थी और अभी भी उसके दिमाग में घर कर चुकी थी, और वो थी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कि कहीं ऐसा ना हो कि युवान लैनवांग जी के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल जाए, और कहीं ऐसा ना हो जिस दिन लैनवांग जी यहाँ से जाए उस दिन युवान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए फ़िलहाल के लिए तो उसने पूरी कोशिश की थी कि लैनवांग जी को ये पता ना लग पाए कि वो जिससे इतना घुल मिल चुका है, जिसको इतना प्यार देता है, इतनी केयर करता है, जिसको हर एक चीज़ बहुत डीपली समझाता है, मतलब देखा जाए तो खुद ब खुद
लैन वांगजी युआन के मतलब तरफ ना अट्रैक्ट होते जा रहा था, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहता था कि उसके पिता को ये पता चले कि वो उसी का बेटा है, और यहाँ पे विंग भी नहीं चाहता था। इसलिए उन लोगों की कोशिशें अभी भी बरकरार थी। लेकिन क्या इस चीज़ को छुपा पाना इनके लिए पॉसिबल होगा लाइफ टाइम? क्या कोई ऐसी सच्चाई है जो कभी सामने नहीं आती है? ऑफ कोर्स सी बात है, सच्चाई भले ही धीरे धीरे आए या एकदम आए, या फिर उस सच्चाई से कभी किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आती ही है। इसलिए ये सच्चाई भी सामने ज़रूर आएगी। लैन वांगजी एज़ यूजुअल अपने फ्री टाइम में फिर से किचन में घुस चुका था, और आज उसने जेन यांगली के द्वारा बनाई जाने वाली फेमस डिश को बनाने का सोचा था। उसने आसपास देखा भी था कि बहुत सारे कमल के पौधे, मतलब जो प्लांट्स हैं ना, मतलब छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे जो उनमें उगे हुए हैं। तो उसने वहीं से उनकी जड़ ले ली, कुछ मतलब तने ले लिए, कुछ उसके क्या बीज ले लिए, और इसी को मिला के उसने फाइनली एक सूप तैयार किया था। उसने पहले तो खुद ही टेस्ट किया, और काफ़ी हद तक उसे लग रहा था कि उसने जेन यांगली को कॉपी कर लिया है। हालांकि उतना नहीं जितना कि जेन यांगली टेस्टी से बनाती है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी हद तक इस चीज़ को वैसा बनाया है। और फाइनली उसने उसको एक बाउल में लिया, और जैसे कि हमेशा से करता था, कुछ भी स्पेशल बनाने से पहले, किसी और को देने से पहले वो विंग को ही उस चीज़ को चखाया करता था। इसलिए आज भी वो निकल चुका था अपने प्यारे और स्टबर्न हस्बैंड को वो लोटस रिप सूप पिलाने के लिए। फाइनली वो उस केव में पहुंच चुका था। विंग समझ चुका था कि बिना उसकी परमिशन के यहाँ पे कौन आया होगा, क्योंकि युआन भी अगर आता है तो भी वो भी परमिशन लेता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जिसने बिना परमिशन के केव में आने की मतलब प्रथा चलाई है वो सिर्फ लैन वांगजी ही है। हालांकि वो आज भी कुछ बोलने वाला नहीं था। लैन वांगजी ने आके उसके सामने वो ट्रे रखी, और उसके बाद उस बाउल को उसके सामने ही थोड़ा सा खिसकाते हुए बोला कि मैंने सूप बनाया है। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए उसके बाद उस बाउल में देखता है, जहाँ पे वो देख सकता था कि इसमें कमल की जड़ें हैं, कमल की का ये सूप बना हुआ है। तो ऑफकोर्स उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि भले ही इतने सालों में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो उसने खाई थी, और बहुत बार लोटस रिप सूप भी बनाया गया था, लेकिन उसका टेस्ट और उसका जो ये लुक था ना, वो ऐसा कभी भी नहीं था। इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं उसे जेन यांगली याद आई थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उस बाउल को अपने हाथ में लिया, और उसके बाद उससे जो सूप पीने वाला स्पून होता है ना, उससे एक चम्मच भर के अपने मुंह में डाल दिया, और कहीं ना कहीं वो टेस्ट ना उसको मेस्मराइज कर चुका था। उसकी आइज़ क्लोज हो चुकी थी, और उसको वो फील करने लगा था। लैन वांगजी को लगने लगा था शायद उसके एफर्ट्स आज सच में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि विंग ने भले ही उसके खाने को खाया था, कभी बर्बाद नहीं किया था, कभी खाने से रिफ्यूज़ भी नहीं किया था, लेकिन ऐसा लुक, ऐसा रिजल्ट उसे पहली बार देखने को मिला था, जिसकी वजह से वो भी खुश था। लगभग 5 मिनट के अंदर ही विंग ने वो पूरा बाउल ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद उसमें जो 2-4 बूंदें बच चुकी थी ना, जो कि चम्मच में नहीं आ रही थी, वो उसने बाउल से ही अपने मुंह में डाल दी थी। और उसके बाद विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने इतना ही बनाया था? तो यहाँ पे लैन वांगजी हंसते हुए बोलता है, नहीं, बहुत ज़्यादा बना है, लेकिन बाकी लोगों को भी खाना है। तो यहाँ पे विंग को फाइनली रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ही खाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी अच्छा बना है कि कोई इसे खाना चाहेगा। बट अगर बर्बाद हो गया तो कोई बात नहीं, मैं खा सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मेरे मेहनत से उगाए हुए कमल इस तरीके से बर्बाद हों। तो यहाँ पे लैन वांगजी हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया होगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। इससे पहले ही केव के एंट्रेंस में नॉक होता है, जिसकी वजह से विंग समझ चुका था कि यहाँ पे कौन आया होगा। उसने अंदर आने के लिए बोल दिया। वैन किंग अंदर आ चुकी थी, और फाइनली उन दोनों के पास आके बैठ चुकी थी। वैन किंग ने स्मेल किया कि यहाँ पे कुछ तो खाने पीने की चीज़ आई थी, और लोटस की स्मेल थी। तो उसने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, तो क्लैन लिटिल लैन, क्या आपने लोटस रिप सूप बनाया था? वैसे इसका स्मेल तो बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि टेस्ट भी अच्छा होगा।
उम्मीद करती हूँ कि आज के डिनर में हमें बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। ऐसा कहते हुए उसने एक स्वीट सी स्माइल लैन वांग जी की तरफ पास की। तो यहाँ पे लैन वांग जी ने भी हाँ में अपने सर को हिलाते हुए वही स्वीट सी स्माइल उसको रिप्लाई की, जिसको देखते हुए विंग अपने ही मन में एक बात सोचने लगा था कि क्या सच में ये वही लैन वांग जी है जिसके फेस से एक सेकंड के लिए भी मतलब स्माइल देखना मुश्किल होता था, और अब देखो इसे, ये एक सेकंड के लिए भी अपने फेस से स्माइल दूर नहीं रख सकता है। लेकिन क्या ये सच में इतना चेंज हुआ है? यहाँ पे वो चीज़ें सोच ही रहा था कि तभी वैन किंग विंग से बोलती है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। तो विंग को याद आता है कि उसने वैन किंग को यहाँ किसी काम से बुलाया था। तो उसने लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे वैन किंग से अकेले में और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यहाँ पे लैन वांग जी एक चीज़ तो समझ चुका था, भले ही विंग थोड़ा सा नॉर्मल वेव करने लगा है, लेकिन अभी भी उसका ट्रस्ट इतना बिल्ड नहीं हुआ है कि विंग ऐसे ही कोई भी इम्पोर्टेंट बात या फिर कोई भी बात लैन वांग जी के सामने कर ले। इसलिए इस बात को समझते हुए अपने सर को हिलाया और उस बाउल को ट्रे में रखा और वहाँ से चले गया। यहाँ पे कुछ दूर वो चला ही था कि अचानक उसे कुछ याद आता है कि वो अपनी बीचिंग वही भूल चुका है। वो टर्न होके वापस केव में आने ही वाला था कि तभी विंग और वैन किंग की बातें उसे सुनाई देती है, जहाँ पे वैन किंग उसको बोलती हैं कि क्या अभी भी तुम उन मेडिसिन्स का यूज़ करना चाहते हो जबकि तुम्हारे पास लैन वांग जी है, तुम उससे हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे विंग वैन किंग से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए? तुम भी अच्छे से जानते हो मैं ये नहीं कर सकता, मेरी मेडिसिन्स ख़त्म हो चुकी हैं, प्लीज़ आज शाम तक मुझे दे देना, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि मेरा हीट साइकिल बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो यहाँ पे वैन किंग फिर से उसको समझाती है कि प्लीज़ विंग, ये तुम्हारी बॉडी को अंदर ही अंदर डैमेज कर रही हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें इस वक्त तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हेल्प कर सकता है, तो तुम क्यों मेडिसिन लेना चाहते हो? यहाँ पे विंग वैन किंग को रिप्लाई करता है, तुम भी अच्छे से जानती हो मैं उसकी हेल्प नहीं लेना चाहता और किसी हालत में नहीं लेना चाहता। और क्यों लूँ, जब इतने सालों तक उस मेडिसिन से मुझे बचा के रखा है तो आगे क्यों नहीं? क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लैन वांग जी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे हम दोनों का रिश्ता पहले था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का रिश्ता वैसा हो भी सकता है। और प्लीज़ मेडिसिन दे देना, मुझे बस तुमसे इतना ही फेवर चाहिए, बाकी एडवाइसेस मुझे नहीं चाहिए। वैन किंग फिर से विंग की बात को इग्नोर करते हुए बोलती है, प्लीज़ विंग समझने की कोशिश करो, तुम भी अच्छे से जानते हो इन मेडिसिन्स ने तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। मानती हो आज तक ये मेडिसिन्स देना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं इन्हें क्यों दूँ तुम्हें? जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने है, तुम उसकी हेल्प ले सकते हो, वो तुम्हारी हीट में तुम्हारा ध्यान रख सकता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता विंग जो तुम सोच रहे हो वो लैन वांग जी वहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से आया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है पिछले 2 हफ्ते से वो कितनी कोशिश कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, तुमसे माफ़ी पाने की कोशिश कर रहा है। क्या एक बार तुम इस बारे में नहीं सोच सकते? मैं मानता हूँ उसने भी कुछ गलतियाँ की हैं, उसके एंड से भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से तुम नाराज़ हो, तुम गुस्सा हो, या कह सकते हैं कि हल्की सी नफरत करने लगे हो। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या वो नफरत इतनी हावी हो चुकी है कि तुम दोनों के बीच का प्यार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है? यहाँ पे विंग वैन किंग को रिप्लाई करते हुए बोलता है, प्यार जो सिर्फ एक तरफा था, उसे अगर मेरी चिंता होती ना तो वो 16 साल पहले यहाँ पे आता, आज नहीं। तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये शादी सिर्फ मेरी वजह से हुई थी। इस शादी में प्यार अगर किसी को था तो मुझे था। हम दोनों के बीच में जब फर्स्ट टाइम इंटीमेसी हुई थी तब भी उसके लिए सिर्फ मजबूरी थी। उसने कभी भी मुझसे ये नहीं बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, और मैं पागलों की तरह बस ये समझता रहा कि शायद उसे भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे है। अगर ऐसा होता ना तो वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। तुम भी अच्छे से जानती हो इन 16 सालों में मैंने क्या कुछ देखा है। जब मैं वो सारी परिस्थितियाँ उसके बिना सुलझा सकता हूँ, उन परिस्थितियों में जी सकता हूँ, तो इस सब में मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेडिसिन्स नहीं देनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पेन को भी बेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वैन किंग अपनी आँखों को थोड़ा सा डाउन करते हुए और थोड़ा सा मजबूरी वाली आवाज़ के साथ बोलती है, ठीक है मैं दे दूँगी शाम को। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।